अस्सलाम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज। ये टॉपिक भी मैंने काइनेसोलॉजी की बुक से लिया है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। उसका चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव मूवमेंट्स। और असिस्टेड एक्सरसाइज जो है एक्टिव मूवमेंट्स की टाइप 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी असिस्टेड एक्सरसाइज की, उसका लिंक आपको कार्ड में ऊपर शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको ये टॉपिक जो है समझ आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। अब इन 4 पॉइंट्स को याद करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर एक हेडिंग बना लो। ठीक है, अब जब आप हेडिंग बनाओगे तो आपको जब आप पेपर कर रहे होगे तो आप जब आप हेडिंग आपकी बनी होगी आपको याद आ जाएगा इस हेडिंग में ये वाला पॉइंट था। ठीक है, जैसे कि पहले पॉइंट पे मैंने जो हेडिंग बनाई है कॉपरेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, अब पहला पॉइंट है द वर्किंग मसल्स कॉपरेट इन द प्रोडक्शन मूवमेंट विच दे आर इनकेपेबल ऑफ अचीविंग अननीडेड। वो मसल जब पहले उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तब पहले उनको जब असिस्टेंस नहीं मिल रही थी तो वो मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब उनको असिस्टेंस मिली, उन जो वर्किंग मसल्स हैं उन्होंने कॉपरेट किया, उसके रिजल्ट में हमें मूवमेंट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो वर्किंग मसल्स जब उनको सपोर्ट मिला तो उन्होंने कॉपरेट किया एक साथ, असिस्टेंस भी हुई, मसल्स ने भी एफर्ट लगाई, असिस्टेंस भी, सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, उस कॉपरेशन के चक्कर में हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि एक मूवमेंट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, प्रोवाइडेड द मैक्सिमम एफर्ट ऑफ विच दे आर केपेबल इज डिमांडेड फ्रॉम द वीक मसल्स। इसका मतलब ये है कि वीक मसल्स के पास जितनी भी मैक्सिमम एफर्ट थी, ठीक है, जितनी भी थी हमने वो डिमांड की कि वो जो है वीक मसल अपनी सारी मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे। ये ना हो कि सारी सपोर्ट जो है वो असिस्टेंस फोर्स ही जो है उसी से मिल रही हो, फिजियोथेरेपिस्ट ही अपने हैंड से लगा रहा हो, लेकिन जो मसल्स हैं उनकी भी कुछ फोर्स हो, वो पेशेंट है वो अपनी मसल फोर्स का भी इस्तेमाल करे। एंड द असिस्टिंग फोर्स यूटिलाइज ओनली कम्प्लीमेंट्री, और जो असिस्टिंग फोर्स है वो सिर्फ कम्प्लीमेंट्री जो है वो एज ए कम्प्लीमेंट्री फोर्स एक्ट करे। ठीक है, सिर्फ उसको ऑगमेंट करे, ये ना हो कि वो सारी फोर्स असिस्टिंग ही हो, दूसरा जो मसल है उसकी कोई फोर्स ही ना लग रही हो। These muscle will gain in strength and hypertrophy। इस तरह क्या होगा कि मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी का मतलब कि जो सेल है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये वाला जो हम करते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज मे बी यूज इन अर्ली स्टेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन। हम ये वाली जो एक्सरसाइज करते हैं, हमें अगर इस एक्सरसाइज में ये वाला इफेक्ट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन का जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उसमें हम ये वाला जो है स्टेप फॉलो करते हैं। न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन क्या होती है, ये भी एक टेक्निक होती है जिसमें हम ब्रेन, मसल्स और नर्व्स जो है वो आपस में कोऑपरेट करती हैं ताकि एक मूवमेंट हो सके। ठीक है, जो हमारे नर्व्स जो होती हैं सिग्नल देती हैं ब्रेन को, ब्रेन जो है सिग्नल देता है मसल्स को, रिस्पॉन्स आता है और रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन का मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमें न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन करवानी होती है तो हम ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला फॉलो करते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है द मेमोरी ऑफ द, इसका जो हेडिंग है वो मैंने बनाई है द मेमोरी ऑफ द पैटर्न मूवमेंट। ठीक है, मेमोरी ऑफ द पैटर्न ऑफ मूवमेंट। द मेमोरी ऑफ द पैटर्न ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज स्टिमुलेटेड बाय द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मूवमेंट विच द पेशेंट इज अनएबल टू अचीव विदाउट असिस्टेंस। अब क्या होता है कि पेशेंट जो है वो मूवमेंट जो कि वो पहले नहीं कर पा रहा होता, विदाउट असिस्टेंस वो नहीं कर पा रहा होता, जब उसको असिस्टेंस मिलती है तो वो जो पेशेंट है वो बार बार मूवमेंट करता है, उस पेशेंट का जो एक पैटर्न है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक पाथ भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि आप जब पेशेंट है वो मूवमेंट कर रहा है, असिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है, सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है, वो मूवमेंट कर रहा है पेशेंट, तो क्या होता है कि जो हमारे जो न्यूरॉन्स है सिग्नल्स देते हैं हमारे ब्रेन को, ब्रेन जो होते हैं वो मसल्स को एक स्टिमुलस देता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, इस तरह एक पाथवे डेवलप हो जाता है। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर पाथवे डेवलप हो जाता है, न्यूरॉन सिग्नल्स देते हैं हमारे ब्रेन को, ब्रेन से मसल्स में जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब जैसे जैसे पेशेंट जो है वो अपना पैटर्न जो है मूवमेंट का करता रहता है तो एक मेमोरी उसकी बन जाती है, वो मेमोराइज कर लेता है। जब वो दोबारा से जब वो कर लेता है मूवमेंट, जब उसको मेमोराइज हो जाती है, जब वो बगैर किसी भी उसको बेध्यानी वो मूवमेंट जो है वो सही से करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि वो जो मूवमेंट है वो करेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो करेक्ट जब परफॉर्मेंस करना शुरू हो जाता है
वो क्यों करता है, वो क्योंकि उसका जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है वो उसको मेमोराइज होता है, तो इसलिए वो करेक्ट जो होते हैं परफॉर्मेंस करना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाय फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ द करेक्ट पैटर्न विल डिक्रीजिंग असिस्टेंस द पेशेंट may learn to control the movement himself as the conduction impulses facilitated in the neuromuscular pathway। इसका मतलब है कि जब हम रिपीटिशन एक्सरसाइज करते रहते हैं, रिपीटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं, जब हम करेक्ट पैटर्न ऑफ मूवमेंट रिपीटिवली करते रहते हैं, तो हमारे क्या होता है, डिक्रीज असिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। पेशेंट जो खुद ब खुद वो सीख जाता है कि इसने ऐसे मूवमेंट करनी है, क्योंकि एक कंडक्शन पाथवे, मैंने आपको बताया कि एक न्यूरोमस्कुलर पाथवे जो है वो डेवलप हो जाता है। असिस्टेड एक्सरसाइज में देयरफॉर बी हेल्पफुल इन ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन, इसीलिए असिस्टेड एक्सरसाइज जो है वो हेल्पफुल होते हैं कोऑर्डिनेशन को, जब हमें कोऑर्डिनेशन ट्रेन करनी होती है। ठीक है, जब हमें बैलेंसिंग ट्रेनिंग करवानी होती है, तब ही हमारे पास काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट की जो मैंने हेडिंग बनाई है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू मूव स्टेब्लिश व्हेन द पेशेंट ऑब्जर्व द मूवमेंट एंड द फैक्ट दैट हिज मसल्स कोऑपरेट इन प्रोड्यूसिंग। कॉन्फिडेंस जब आता है, जब बंदा वो मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस उसके पेशेंट में आएगा, जब आएगा जब पेशेंट जो है वो मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, जब मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, एंड द फैक्ट दैट हिज मसल्स कोऑपरेट इन प्रोड्यूसिंग इट। जब वो मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगा और वो बार बार वो मूवमेंट करेगा, खुद से करने की कोशिश करेगा, तो उसके जो मसल्स हैं वो कोऑपरेट करेंगे, वो खुद से मूवमेंट करना चाहते होंगे, तो मूवमेंट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये मूवमेंट कर सकता हूँ। द नॉलेज दैट द लिम्ब इज सपोर्टेड थ्रू आउट and that the movement is attempted will be achieved encourage the patient to make a maximum effort। एक तो पेशेंट को हमने ये बार बार बताना है कि उसका जो है वो लिम्ब जो है वो सपोर्ट किया हुआ है, ये ना उसको लगे कि लिम्ब सपोर्ट नहीं है, तो उसको हमने बार बार बताना है कि आपका लिम्ब सपोर्टेड है, आप मूवमेंट करो। ठीक है, और जो हम वो मूवमेंट कर रहे हैं उसको हमने बार बार उसको इंकरेज करना है कि आप सही कर रहे हो, आप इससे बेहतर कर सकते हो। तो क्या होगा, वो पेशेंट जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा उस मूवमेंट को करने में, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है व्हेन द मूवमेंट मस्ट बी मेंटेन इन स्पाइट ऑफ द पेन इन जॉइंट, दिस एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल। जब हमें जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे जब हमने कोई मूवमेंट मेंटेन करनी हो इन स्पाइट ऑफ द पेन इन जॉइंट, जब हमें पेन को नज़रअंदाज करना है बल्कि हमने मूवमेंट को देखना है। ठीक है, पेन को नज़रअंदाज करते हुए हमने मूवमेंट को देखना है कि मूवमेंट जो है वो मेंटेन्ड है, तो हमने ये वाली एक्सरसाइज बड़ी यूजफुल होती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट का जो हेडिंग मैंने दी है वो है रेंज ऑफ इफेक्टिव जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, अब रेंज जो है ऑफ इफेक्टिव जॉइंट मूवमेंट मे बी इंक्रीज बाय असिस्टेड एक्सरसाइज। जो रेंज है इफेक्टिव जॉइंट की, जो रेंज जॉइंट की है उसकी वो इंक्रीज हो सकती है जब हम असिस्टेड एक्सरसाइज करवाते हैं। लेकिन क्या है कि हाउ एज बोथ रेंज एंड कंट्रोल आर ऑफन डिपेंडेंट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग मसल ओवर दैट जॉइंट। लेकिन जो कंट्रोल और रेंज है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वर्किंग मसल्स की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, उस जॉइंट पे वर्किंग मसल्स की एफिशिएंसी कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसीलिए यार टेक्निक विच यूटिलाइज रेजिस्टेड एक्सरसाइज और दीज मसल्स यूजली प्रेफरेबल। इसीलिए जो रेजिस्टेड एक्सरसाइज होती हैं इन मसल्स के लिए वो हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्किंग मसल की एफिशिएंसी पे ही डिपेंड कर रही होती है रेंज। ठीक है, अब जब हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देंगे, जब हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वर्किंग मसल्स की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, उस पे ही डिपेंड कर रही है कि उसकी रेंज कितनी है और वो कितना कंट्रोल कर पा रहा है मूवमेंट को। ठीक है, ये हमारे पास सारी इफेक्ट्स थे, यूजेस थे असिस्टेड एक्सरसाइज के। अब हम देख लेते हैं इसी में छोटी सा इसमें डेफिनेशन है असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। ये जो हमारे पास है वो एक्टिव मूवमेंट्स की टाइप 3 है। ठीक है, इसमें दोनों को कॉम्बिनेशन है, असिस्टेड एक्सरसाइज का भी और रेजिस्टेड एक्सरसाइज का भी। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ असिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग अ सिंगल मूवमेंट। किसी एक सिंगल मूवमेंट में दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, असिस्टेंस का भी और रेजिस्टेंस का भी। वेन एवर इट इज़ पॉसिबल इट इज़ preferable to assisted exercise at it meets the needs of the muscles with greater accuracy। इसमें लिखा है कि जहाँ तक आपको पॉसिबल हो, प्रेफरेबल हो, तो हमें असिस्टेड एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जो मसल्स की जो डिमांड है, नीड है, वो पूरी ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ जो है वो कर सके जो मसल्स है। ठीक है, मसल्स जो अपनी फोर्स है वो लगा सके, तो इसलिए हमें असिस्टेड एक्सरसाइज करानी चाहिए, वो प्रेफरेबल है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।